welcome to English Academy. Today we have another session with all of you for class 12 and here we'll discuss the poem Aunt Jennifer's Tigers. हम इस poem को रिवाइज करने वाले हैं और सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी that we have special courses for classes 9 to 12 in English grammar and English literature. और इन कोर्सेज की मदद से आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं. सो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट्स में दिए गए लिंक पर जाइए और इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर्स आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 5 है और इसके पोएट है एड्रियन रिच. एड्रियन रिच के बारे में हम थोड़ा सा तो जानते भी हैं क्योंकि क्लास 10th में भी हमने इनकी एक पोएम पढ़ी थी द ट्रीज. सो ये क्या है, ये एक फेमिनिस्ट पोएट हैं और इस पोएम में भी शी हाईलाइट्स द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ दैट अ वुमन एक्सपीरियंसेस. बेसिकली इस पोएम में ये जो मेन कैरेक्टर है आंट जेनिफर, वो अपनी मैरिज में बहुत ज्यादा फियर में रहती है. कांस्टेंट फियर है उसके हस्बैंड का और वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस के बोझ के तले दबी हुई है और उसकी यही दुविधा को, इसी दुख को हमारे पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से इस पोएम में डिपिक्ट किया है. सो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और इसे फटाफट से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. ना यहाँ पर स्क्रीन क्या है, वो एम्ब्रॉयडरी का पैनल है जो कि आंट एम्ब्रॉयडर कर रही है. Prance means to jump around, इधर उधर जंप कर रहे हैं. टोपैज क्या है, टोपैज एक स्टोन होता है जिसका कलर ब्राइट येलो होता है. तो यहाँ पर जो टाइगर्स हैं उनका कलर भी ब्राइट येलो है और उनकी स्किन के कलर को टोपैज के येलो कलर के साथ कंपेयर किया गया है. डेनिजन्स आर सिटीजन्स यानी कि एक जगह के रहने वाले एंड अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रेफर्स टू द ग्रीन फॉरेस्ट. शिवलरिक मीन्स जेंटलमैनली, ऐसी क्वालिटीज हैं उनमें जैसी जेंटलमैन में होती हैं. एंड सर्टेनिटी मीन्स कॉन्फिडेंस. सो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमारी पोएट ने टाइगर्स इंट्रोड्यूस किए और वो कह रही है आंट जेनिफर्स टाइगर्स. ये कौन से टाइगर्स हैं, ये रियल लाइफ टाइगर्स नहीं है, ये एक एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न है. आंट जेनिफर एक पैटर्न एम्ब्रॉयडर कर रही है एक स्क्रीन यानी कि एक फैब्रिक के ऊपर और वो पैटर्न क्या है, एक घने हरे भरे जंगल में पीले रंग के शेर दौड़ रहे हैं. तो वो कह रही हैं कि ये जो बहुत ही ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स हैं, ये बैकग्राउंड है जो जंगल की हरे रंग की, उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं. ग्रीन और येलो का जो ब्राइट कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक है. और ये जो टाइगर्स हैं ये फियरलेस हैं. दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, यानी कि वो जो हंटर्स उनका शिकार करने के लिए आए हैं, ये जो टाइगर्स हैं ये इतने फियरलेस हैं कि ये अपने घर में रहते हैं, इतने कॉन्फिडेंट है कि ये बिल्कुल भी डरते नहीं हैं इन शिकारियों से और इधर उधर घूमते रहते हैं इन शिवलरिक सर्टेनिटी. स्लीक यानी कि ये टाइगर्स बहुत ही स्लीक हैं, शिवलरिक हैं और कॉन्फिडेंस के साथ इस जंगल में इधर उधर दौड़ते रहते हैं. सो ये जो टाइगर्स हैं इनकी जो पर्सनालिटी यहाँ पर बताई गई है, ये आंट जेनिफर की इनर डिजायर है. उनकी जो एक्चुअल लाइफ है वो तो डर से भरी हुई है, लेकिन उनकी ये चाहत है कि वो भी इस तरह से टाइगर्स की तरह फियरलेस होकर आराम से अपनी दुनिया में घूमे. लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिल रहा तो वो अपनी ख्वाहिशों को अपनी एम्ब्रॉयडरी के पैनल के थ्रू दिखा रही हैं. नेक्स्ट स्टैंजा में हमारी पोएट कहती हैं आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो अब यहाँ पर हमें आंट जेनिफर की लाइफ की रियलिटी के बारे में पता लगता है. अब यहाँ पे पोएट हमें बताती है कि आंट जेनिफर जब ये ऊन वाला जो धागा है उसको एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज कर रही है तो उसकी उंगलियां कांप रही हैं. क्यों कांप रही हैं? क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डरती है. हो सकता है उसका हस्बैंड उसे डांटे कि ये बेटी क्या कर रही हो. उसका हस्बैंड शायद उसको ना अलाउ करता एम्ब्रॉयडरी करना, इसी वजह से डर के मारे उसकी उंगलियां कांप रही हैं. और ये जो नीडल है, आइवरी की बनी हुई नीडल, आइवरी एलिफेंट का जो टस्क होता है उसके बनी हुई जो सुई है उसे भी खींचना उसके लिए बहुत मुश्किल है. अब वो नीडल का वेट कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब उसकी उंगलियां कांप रही हैं तो वो नीडल को भी खींच नहीं पा रही.
द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव मीन्स ह्यूज। अब अंकल ने यानी कि आंट जेनिफर के हस्बैंड ने उन्हें शादी के समय एक अंगूठी पहनाई थी, बैंड जिसे हम कहते हैं, जो सिंपल सी वेडिंग रिंग होती है, उसका वजन बहुत ज्यादा है। आंट जेनिफर के हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि ये जो वेडिंग रिंग उसने पहनी हुई है उसका वजन, अब लिटरली वजन नहीं, लेकिन इस वेडिंग रिंग के साथ जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस आई हैं आंट जेनिफर के ऊपर, उसका वजन इतना ज्यादा है, उसका बोझ इतना ज्यादा है, उसी की वजह से उसकी उंगलियां कांप रही हैं। और ये जो अंगूठी है ये हर वक्त उसके हाथों पर बैठी रहती है, मीन्स वो उसको हर वक्त पहन के रहती है, और वो अंगूठी उसे हर वक्त याद दिलाती रहती है कि वो किसी की वाइफ है, उसे अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी है और वो उस बोझ के तले दबी हुई है, इसीलिए वो इतना ज्यादा डरती है। नेक्स्ट आंसर में वो कहती हैं, When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब जब आंट मर जाएगी मीन्स उसकी कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो कहती है कि उसके टेरिफाइड हैंड्स, उसके वो हाथ तब भी रिंग से बंधे रहेंगे। वो रिंग जो है वो उसके हाथों पर रहेगी, और वो रिंग के साथ जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है वो भी उसके ऊपर पड़ी रहेंगी, मीन्स डेथ के बाद भी उसे फ्रीडम नहीं मिलेगी। और वो जो टाइगर्स उसने एम्ब्रॉयडर किए हैं अपने पैनल में, वो इधर उधर दौड़ते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है पहली दो लाइंस और नेक्स्ट टू लाइंस में। पहली दो लाइंस में हमें डेड आंट के बारे में पता लग रहा है, जो कि डेथ के बाद भी डरी हुई है, जिसे मरने के बाद भी फ्रीडम नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट टू लाइंस में हमें वो टाइगर्स के बारे में पता चल रहा है, जो कि लाइफ से भरे हुए हैं, जो कि इधर उधर दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं प्राउडली, एंड दे आर फियरलेस। ये कॉन्ट्रास्ट किस चीज का है? ये आंट जेनिफर की रियलिटी वर्सेस उसकी जो डिजायर है। उसकी रियलिटी तो पहली दो लाइंस में दिख रही है और उसकी डिजायर नेक्स्ट टू लाइंस में दिख रही है। टाइगर्स के थ्रू वो अपने दिल की डिजायर को जता रही है। सो कितने इंटरेस्टिंग वे में इन तीन स्टैंजास की शॉर्ट पोएम में आंट जेनिफर की जो फीलिंग्स है और उसकी जो हकीकत है वो हमारी पोएट ने हमारे सामने रख दी है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पूरी पोएम है। अब देखिए पहले तो इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम है ए बी बी। स्क्रीन और ग्रीन राइम कर रहे हैं, ट्री और सर्टेनिटी राइम कर रहे हैं, तो ये हो गया ए बी बी। यही राइम स्कीम सभी स्टैंजर्स में चलेगी, ठीक है। सो सभी स्टैंजर्स, पूरी पोएम की राइम स्कीम है ए बी बी। फिर इस पोएम में मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर क्या होता है? किसी भी दो चीजों की एक क्वालिटी को जब हम इक्वेट कर देते हैं। अब यहां देखिए ब्राइट टोपैज डेनिजन्स। अब यहां पर टोपैज स्टोन के कलर को, कलर ऑफ टोपैज इज इक्वल टू कलर ऑफ टाइगर्स। तो टोपैज के कलर को टाइगर के कलर के साथ इक्वेट किया गया है, ये एक मेटाफर है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। मीन्स जब दो या दो से ज्यादा एक साथ आने वाले वर्ड सेम साउंड से शुरू होते हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड। यहां देखिए फिंगर्स फ्लटरिंग, ये दोनों वर्ड्स फर्स्ट साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये है एलिट्रेशन। यहां पर भी देखिए प्रांसिंग, प्राउड, ये दोनों वर्ड्स प साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये भी है एलिट्रेशन। अनदर डिवाइस इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? जब दो कंसेक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से शुरू होती हैं। यहाँ देखिए लाइन 3 एंड 4 दोनों दे वर्ड से शुरू हो रही हैं, ये है एनाफोरा। फिर इस पोएम में हमें एंजैबमेंट भी दिख रही है। एंजैबमेंट क्या होता है? जब एक ही सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू होता है और लाइन के एंड पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. अब ये जो लाइन है ये इंजैब्ड है, यानी कि एक ही सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रहा है और लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी इंजैबमेंट देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो पोएम में इंजैबमेंट काफी यूज हुई है। फिर इस पोएम में एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है साइनेक
डॉश। साइनिक डॉश पोएटिक डिवाइस में क्या होता है, जब आप किसी पार्ट की बात कर रहे हैं बट इट रेफर्स टू द होल थिंग। यहां पर देखिए, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। अब देखिए उसके हाथों को रेफर किया जा रहा है बट इट रेफर्स टू, इट मीन्स द होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी लेटी हुई होगी ना जब वो मर जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसके हाथ स्टिल होंगे, पूरी की पूरी आंट जेनिफर स्टिल हो जाएगी जब वो मर जाएगी। सो यहाँ पर उसके हाथ उसके पूरे बॉडी को रेफर कर रहे हैं, ये है साइनिक डॉश। अनदर डिवाइस यूज्ड इज पन। पन क्या होता है, जब हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका डबल मीनिंग दर्शाया जाता है हमारी पोएम में। अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है रिंग्ड, ये एक पन है। रिंग्ड के दो मीनिंग्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। एक तो है कि उसके उंगली पर रिंग उसने पहनी हुई है, द वेडिंग बैंड दैट शी इज वेयरिंग, एंड द अदर मीनिंग इज सराउंडेड, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स, यानी कि अभी भी उसके आसपास मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं जो वो उसको घेरे हुए हैं, वो उनसे आजाद नहीं हुई है। सो ये क्या है, ये है पन। फिर इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुई है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग या नॉन ह्यूमन थिंग को हम जब ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो जो वेडिंग बैंड है वो आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर बैठा हुआ है। अब एक्चुअली ये जो बैंड है ये बैठ नहीं सकता, बैठना एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो यहाँ पर उस वेडिंग बैंड को पर्सोनिफाई कर दिया गया जब पोएट कहती है दैट इट सिट्स हेविली अपॉन हर हैंड। अब इस पोएम में काफी जगहों पर हमें इमेजरी भी देखने को मिलती है। इमेजरी क्या होता है, ऐसे वर्ड्स यूज करना कि आप एक सीन क्रिएट कर देते हैं रीडर्स के माइंड में। अब देखिए जब वो कहती है टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो टाइगर्स इधर उधर जंप कर रहे हैं जंगल में। इसी तरह लास्ट टू लाइंस में भी वो यही कहती है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। सो इसे हम क्या कहेंगे, ये काइनेस्थेटिक इमेजरी है। हम मोशन यानी कि मूवमेंट को इमेजिन कर सकते हैं। और हम ये भी कहेंगे कि जो लास्ट स्टैंजा है इसमें पैराडॉक्स यूज हुआ है। पैराडॉक्स क्या होता है, आप जब कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहली दो लाइंस में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली दो लाइंस में हमें डेथ देखने को मिल रही है, हमें फियर देखने को मिल रहा है, और नेक्स्ट टू लाइंस में हमें लाइफ देखने को मिल रही है, फियरलेसनेस देखने को मिल रही है, प्राइड देखने को और मूवमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर वो स्टिल है, यहाँ पर वो प्रांसिंग है। सो ये क्या है, ये है पैराडॉक्स, जब आप एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को प्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक हाइपरबोल यूज हुआ है। हाइपरबोल यानी कि जब पोएट बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं किसी चीज को। जब वो कहती है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अब देखिए वेडिंग बैंड इतना भारी नहीं होता, लेकिन वो कह रही है मैसिव वेट यानी कि बहुत हैवी है वो। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो एग्जैजरेशन कर रही है, हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। सो हमने इस पोएम में देखा कि बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं जिसकी वजह से पोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स व्हाई डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स एज ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। सो ये कंपैरिजन क्यों किया गया है, ऐसा क्यों कहा गया है कि वो ब्राइट टोपैज डेनिजन्स हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे आंसर में that the color of the tigers resembles the color of topaz stone, that is bright yellow color, and denizens word means citizens, रहने वाले, inhabitants। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहती है that the tigers are bright yellow in color and they inhabit the dense green forest. So that is why she has described the tigers as bright topaz denizens of a world of green. The next question is, how might the message of the poem on Jennifer's tigers be different if the following last 4 lines were omitted? तो अगर लास्ट स्टैंजा ओमिट कर दिया जाता, उसे हटा दिया जाता, तो पोएम के मीनिंग में, मैसेज में क्या फर्क पड़ जाता। अब देखिए जो लास्ट 4 लाइंस हैं वो हमें थोड़ी सी उम्मीद देती हैं, जो लास्ट 2 लाइंस हैं ये हमें थोड़ी सी होप देती हैं
कि जो टाइगर्स हैं ये हमारी आंट जेनिफर की जो इनर फीलिंग्स हैं उसको जिंदा रखेंगे। अब जब हमने इसको हटा दिया तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें होपलेसनेस फील होगी हमारी पोएम से, क्योंकि ये चीज उसमें से मिसिंग हो गई है। और साथ ही साथ अगर हम लास्ट 4 लाइंस को हटा देंगे तो हमारी पोएम बहुत ज्यादा सैड नोट पर एंड होगी। अभी तो एक होपफुल नोट पर एंड हो रही है ना, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि चलो उसके टाइगर्स तो इधर उधर दौड़ते रहेंगे और प्राउड और अनअफ्रेड रहेंगे। जब हम इसे हटा देते हैं तो जो पहले 2 स्टैंजास हैं वो तो बिल्कुल होपलेस और सैड व्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि आंट की उंगलियां कांपती हैं और वो अपनी आइवरी नीडल को भी पुल नहीं कर सकती, क्योंकि अंगूठी वेडिंग बैंड का जो भार है वो उसके हाथों पर पड़ा हुआ है। सो उसके साथ अगर हमारी पोएम एंड हो जाएगी तो पोएम बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि मरने के बाद भी आंट जेनिफर की जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है वो खत्म नहीं होंगी और उसके सोल को भी आजादी नहीं मिलेगी। ये जो पॉजिटिव इफेक्ट है कि उसके टाइगर्स अनअफ्रेड प्रैंक्स करते रहेंगे, ये पॉजिटिव इफेक्ट मिसिंग हो जाएगा अगर हम लास्ट 4 लाइंस को डिलीट कर देंगे। तो यही सब आप इस आंसर में लिखोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। The different portrayals of women in the text, Aunt Jennifer's Tigers, Going Places, Lost Spring, and My Mother at 66 offer insights into the experiences of women in society. You have been asked to address your peers and share the ways these portrayals highlight the diversity of the female experience, the importance of understanding each individual woman's challenges and experiences. Compose this draft with reference to any 3 of these prescribed texts listed above. You may begin this way: good morning everyone, as I analyze the allotted text and so on, and then you may end it. To conclude, I'd like to say that. So पहले तो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें हमें 4 चैप्टर्स दिए गए हैं: आंट जेनिफर्स टाइगर्स, गोइंग प्लेसेस, लॉस्ट स्प्रिंग, माय मदर एट 66। इन चारों में जो विमेन है, आंट जेनिफर में आंट जेनिफर, इसमें गोइंग प्लेसेस में जो लड़की थी सोफी, सोफी की मदर, लॉस्ट स्प्रिंग में मुकेश की सिस्टर इन लॉ जो घर की बहू थी, माय मदर एट 66 में पोएट की मदर और पोएट। सो यही सब मेन फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो इन चैप्टर्स में हमने पढ़ी। तो इनमें से आपने कोई भी 3 चैप्टर्स के फीमेल कैरेक्टर्स को लेना है और आपने बताना है कि किस तरह से फीमेल्स की लाइफ्स को अलग अलग तरीकों से इन चैप्टर्स में दर्शाया गया है और आपको बताना है कि वो किस तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी कैरेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सभी कैरेक्टर्स को एनालाइज किया है। आंट जेनिफर की आप ये कहेंगे कि वो अपने हस्बैंड से डरती है, वो अप्रेस्ड है और वो मैरिटल ऑब्लिगेशन से बोझ में दबी हुई है, इसीलिए वो फियर में जीती है और वो फ्री नहीं फील करती। गोइंग प्लेसेस में हम क्या कहेंगे कि जो सोफी की मदर है वो किचन में काम करती रहती है और वो भी मैरिड ऑब्लिगेशंस में दबी हुई है, फंसी हुई है। और जो लड़की है सोफी, उसे अटेंशन चाहिए और वो अपने भाई के क्लोज आना चाहती है, इसलिए वो मनगढ़ंत बातें को करके उसे सुनाती रहती है। नेक्स्ट है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें कि हमने उनके घर की बहू देखी जो कि घर में खाना बनाती रहती है, घूंघट ओढ़ के घर का काम करती रहती है। तो वो भी आजाद नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जो चाहती है वो कर सकती है, वो भी उस बंधन के जो ड्यूटीज हैं उसे फुलफिल कर रही है। माय मदर एट 66 में हमने देखा पोएट की माँ जो कि बूढ़ी हो रही है और पोएट जिसमें ये डर है कि वो अपनी माँ से दूर हो जाएगी और वो अपनी माँ को खो देगी। तो ये तो थी उनकी प्रॉब्लम्स। अब हमने ये बताना है कि वो जो उनके चैलेंजेस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको समझने की इम्पोर्टेंस क्या है। सो इसमें हम क्या कहेंगे कि हमने उनकी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे, कोई डॉटर इन लॉ है, कोई डॉटर है, कोई वाइफ है, कोई सिस्टर है। सो हमने एक वुमन की लाइफ के सारे जो अलग अलग रोल्स हैं उनको यहाँ पर स्टडी किया। और वाइफ जो होती है वो तो मैरिटल ड्यूटीज में और अपने हस्बैंड के डर के नीचे दबी रहती है। जो डॉटर है वो अपनी पेरेंट्स से दूर होने के दुख में दुखी है और वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसे उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। जो मदर है वो अपनी बेटी की भलाई चाहती है और उसे भी ऐसा दुख होता है जब वो अपनी बेटी से दूर हो जाती है। और जो डॉटर है वो चाहती है कि उसके भाई उसको एक्सेप्ट करे, वो उनकी लाइफ में एक जगह लेना चाहती है और इसी वजह से वो
अपनी इम्पोर्टेंस बनाने की कोशिश करती है, और जो डॉटर इन लॉ है वो भी ड्यूटीफुल होने की कोशिश करती है, अपने इन लॉज में सबको खुश रखने की कोशिश करती है। सो ये ही एनालिसिस आपने यहाँ पे प्रेजेंट करना है कि एक वुमन की लाइफ में अलग अलग रोल्स क्या क्या है और उस रोल्स में क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम टू डिफरेंट पोएम्स। तो हमारे पास दो पोएम्स हैं। आंट जेनिफर टाइगर का है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डीज शी वाज मास्टर्ड बाय। और दूसरी पोएम है द रोड साइड स्टैंड, I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. So roadside stand की भी रिविजन हमने पिछले हफ्ते की थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। There are many commonalities between the two poems. Imagine that you are interviewing Adrian Rich and Robert Frost together. Ask them any two questions that would highlight 2 points of similarity between their poems and create their responses to each. You may begin this way. Interviewer Rich Frost. So basically क्या है? क्या है इस क्वेश्चन में, हमने एक डायलॉग क्रिएट करना है। एक इंटरव्यूअर है और वो इंटरव्यू ले रहा है एड्रियन रिच की और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और वो उन्हें क्वेश्चंस पूछता है जिस क्वेश्चन से वो हाईलाइट कर सके उनकी पोएम्स में जो सिमिलैरिटीज हैं। अगर आप ये दोनों स्टैंजर्स को ध्यान से पढ़ें तो पहला जो सवाल आपके मन में उठता है वो है कि व्हाई डू यू थिंक that death is a solution to someone's problems। अब देखिए, पहले पोएम आंट जेनिफर में भी वो उसकी डेथ की बात कर रही है, और इसमें भी वो जो एक स्ट्रोक है वो क्या है कि उनको मार दे तो उनकी पेन खत्म हो जाएगी। सो हम ये कहेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेथ इन अ पर्सन्स लाइफ। तो आंसर्स क्या देंगी, एड्रियन रिच ये कहेगी कि डेथ के बाद भी एक वुमन है जो उसे आजादी नहीं मिलती, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहेंगे कि जो रूरल लोग हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, शायद डेथ के बाद उनकी ये जो ख्वाहिशें हैं वो खत्म हो जाएंगी, इसी वजह से वो सजेस्ट करते हैं कि उन्हें एक ही स्ट्रोक में मार देना चाहिए। एक और क्वेश्चन जो हम इनसे पूछ सकते हैं कि जो आंट जेनिफर है और जो रूरल लोग हैं वो विक्टिम्स क्यों है, व्हाई आर दे विक्टिम्स, What has led to such situation? ऐसा क्या हुआ जो कि ये विक्टिम बन गए। तो इसमें हमारी पोएट एड्रियन रिच ये कहेंगी कि आंट जेनिफर एक वुमन है और बहुत सालों से, सेंचुरी से वुमेन को विक्टिमाइज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन्हें वीकर जेंडर माना जाता है। और हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कहेंगे कि जो गरीब लोग हैं वो भी विक्टिम्स होते हैं क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, और वो रिच लोगों की बातों में आ जाते हैं, वो जरूरतमंद होते हैं, इसी वजह से उन्हें विक्टिमाइज किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और आंसर्स का एक डायलॉग आपने इस आंसर में क्रिएट करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the different meanings of ringed in the poem? So different meanings of ringed तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जब हमने डिस्कस किए थे पोएटिक डिवाइसेस के ये एक पन है, और वो भी आप इस आंसर में लिख सकते हैं। अब जो ऑर्डियल्स है वो क्या है, ऑब्लिगेशंस ऑफ मैरिड लाइफ, फियर ऑफ हस्बैंड, लैक ऑफ फ्रीडम। इसके अलावा कोई और भी ऑर्डियल अगर आपके माइंड में आती है जो कि आंट जेनिफर फेस कर रही है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रिंग्ड का सिग्निफिकेंस ये है कि वो एक पन है और उसका डबल मीनिंग यहाँ पर दर्शाया गया है। उसका पहला मीनिंग ये है कि उसने अंगूठी पहनी हुई है, और दूसरा मीनिंग ये है दैट शी इज सराउंडेड बाय द मैरिटल ऑब्लिगेशंस। अनदर क्वेश्चन इज, why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है क्योंकि ये पोएम की बेसिक थीम को दर्शाता है। ये जो एनिमल्स हैं, टाइगर्स हैं, वो आंट के कैरेक्टर से, आंट की लाइफ से बहुत अलग है, लेकिन आंट की जो इनर डिजायर है वो उसे दर्शाते हैं। चाहे आंट की जिंदगी डर से भरी हुई है और वो बहुत ज्यादा घुटन महसूस करती है अपनी मैरिड लाइफ में, लेकिन वो चाहती है फ्रीडम, वो चाहती है फियरलेसनेस, जो कि उसके ये टाइगर्स दर्शाते हैं। व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग? तो पोएट यही सजेस्ट कर रही है, वो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहती है बिटवीन आंट जेनिफर्स रियल लाइफ एंड आंट जेनिफर्स डिजायर।
एक और क्वेश्चन है, read the given extract from the article published in The Independent. Turn your pain into art. It is a phrase most of us have heard before. The theory that achieving something great requires suffering dates back to ancient times. Pain, however, is less than artistic necessity and more a result of contagion, a term used for the spreading of a harmful idea or practice. In the context of the struggling artist, it allows mental illness to fester, to be glamorized and admired, even encouraged in the name of art. Do you think Aunt Jennifer turned her pain into art? What kind of contagion might her pain be a result of? Evaluate Aunt Jennifer and her artistry in light of the above extract. Now, first of all, let us understand this question. इसमें ये बताया जा रहा है कि पहली बात, लोग अपने दर्द को आर्ट के थ्रू बयान करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. नंबर 2, ये जो पेन या कोई तकलीफ होती है किसी को, वो किसी बहुत ही हार्मफुल सोशल रीजन की वजह से होती है. अब यहाँ पे वो पूछे गए कि क्या आंट जेनिफर अपने पेन को आर्ट में चेंज कर रही थी? यस, आंट जेनिफर अपनी इनर डिजायर को अपने आर्ट के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही थी. तो वो जो दर्द महसूस कर रही थी, वो उसे बाहर निकालने का एक मीडियम था. कौन सा ऐसा कंटेजियन है जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा था? वो कंटेजियन है सोशल टैबूज, मैरिटल नॉर्म्स, जो कि एक मैरिड वुमन की लाइफ को हॉन्ट करते हैं और उसे उनके साथ जीना पड़ता है. अगर वो अपने हस्बैंड के साथ और मैरिज के साथ खुश नहीं है तो भी उसे वो रिलेशनशिप निभाना पड़ता है ड्यू टू द सोसाइटल प्रेशर. इवेल्युएट ऑन जेनिफर एंड हर आर्टिस्ट्री इन द लाइट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट. तो हमने इवेल्युएट करना है, मींस आपने डिटेल में इन दो चीजों को डिस्कस करना है कि हाँ, आंट जेनिफर अपने पेन को आर्ट के थ्रू दिखा रही थी और वो कौन सा प्रॉब्लम था, वो कौन सा इशू था जिसकी वजह से उसे इतना पेन हो रहा था. ठीक है, सो इसके साथ ही हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, जहां पे हमने डिस्कस की ऑन जेनिफर टाइगर्स पोएम की डिस्कशन की, पोएम के पोएटिक डिवाइसेस देखे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखे. I hope now you are thorough with this poem. If you have any doubts, you can write in the comments. And also, don't forget to subscribe to our courses to score good marks in English. With this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care. Goodbye.